नमस्कार, आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। सेवा भारतीय मूल में है, हमारी संस्कृति में है, साधना है हमारे लिए। सेवा इंटरनेशनल के डायरेक्टर कुमार शुभम आईआईटी दिल्ली से हैं, झारखंड से ओरिजिनली आते हैं और पब्लिक पॉलिसी में 5 साल आपने कार्य किया है। आज मेरे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। कुमार शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लेट्स टॉक भारत के इस मंच पर सेवा इंटरनेशनल जो विश्व भर में काम कर रहे हैं, देश में भी जगह जगह पर कार्य कर रहे हैं, वहाँ तक जाते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, वहाँ सबसे पहले अगर कोई कार्यकर्ता पहुँचते हैं वो सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ता होते हैं। देश में कई ऐसी त्रासदियाँ जब आईं, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो चेन्नई की हो, चाहे कहीं की भी हो, और उधर यूक्रेन हो या टर्की हो, सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बहुत सारी ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड होगी, जो सरकार किस तरह से वो आशावादी विचार डेवलप करते हुए कानून व्यवस्था को बना रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। और पहला प्रश्न मेरा ये है कि सेवा इंटरनेशनल, इसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, तो क्या किस तरह से कार्य करते हैं? जी जी। तो सेवा इंटरनेशनल प्रवासी भारतीयों का मिला हुआ एक संगठन है, एक मूवमेंट है। ठीक। भारतीय कहीं भी रहे दुनिया में, उनके अंदर एक भाव होता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। ये हमारे अंदर, हमारे कल्चर से, हमारी हिस्ट्री से आता है। ठीक। उस भाव के माध्यम से समाज को जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। उस भाव को जोड़ते हुए 1993 में सेवा इंटरनेशनल की शुरुआत हुई। लंदन में एक छोटा ग्रुप इकट्ठा हुआ, लातूर अर्थक्वेक के लिए कुछ काम करना है। इनफैक्ट उस समय जो इकट्ठा हुए थे वो बच्चे थे, वो 14 साल से नीचे के बच्चे थे जो शाम में साथ में खेलते थे। उन्होंने सुना कुछ करना चाहिए, तो उनके मन में एक भाव आया कि ये हमारी मातृभूमि है उसके लिए कुछ हो सकता है क्या। इस तरह से ये कार्य जब लंदन में शुरू हुआ तो फिर दूसरे देशों ने भी इसको देखा, कहानी अब पहुंची वहाँ पे। तो अगले साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये सेवा इंटरनेशनल अलग अलग देशों में फैलता चला गया। बहुत बढ़िया। तो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, साउथ अमेरिका के 4-5 देश, अफ्रीका में तंजानिया से लेके केनिया, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के कई देशों में 32 देशों में अपने कार्यकर्ता हैं। उनमें से 18 देशों में हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उस देश के रूल्स के हिसाब से। अच्छा। बाकी जगहों पे वॉलंटियर मूवमेंट। इस पूरे काम के दौरान जो पहला विचार रहा वो ये रहा कि जहाँ भी आपदा आए, जो पहला रिस्पॉन्स आना है वो भारतीयों की तरफ से आना चाहिए, जो प्रवासी भारतीय उनकी तरफ से आना चाहिए, तो सेवा इंटरनेशनल की तरफ से आना चाहिए। बहुत सुंदर। इसमें यूक्रेन की जो वॉर हुई वहाँ से लेके अभी टर्की में अर्थक्वेक हुआ वहाँ पे भी, और साउथ अमेरिका में जब कोई ज्वालामुखी फटता है, वहाँ पे जब नेचुरल डिजास्टर्स होती है, वहाँ से लेके ऑस्ट्रेलिया में जब फ्लड्स आते हैं वहाँ पे भी, क्या बात है। हर देश में वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स शुड बी सेवा इंटरनेशनल, इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम किया। अब देखा आज था हमने, देखा था ये टर्की वाला तो खासकर चर्चा का विषय भी बना था वो। जी। और आज दुनिया में करीब 1,80,000 कार्यकर्ता सेवा कार्यों में दुनिया भर में अलग अलग देशों में जुटे हैं। क्या बात। इसमें यूक्रेन में तो हमारे कुछ गिने चुने कार्यकर्ता थे, लेकिन जब वॉर शुरू हुई तो उन्होंने अपने परिवारों को बाहर भेजा और खुद अंदर रहे कि हमें पहले बाकी भारतीयों को निकालना है। हमारी ओरिजिनल संख्या मन में 1500 से 2000 थी। वो संख्या बढ़ के भारतीयों की 8000 पहुंची, बट भारतीय अकेले नहीं थे। जहां भारतीय थे वहां दूसरे देशों के लोग भी साथ में थे, जुड़ गए। उस तरह से करीब 25 दिन चले ऑपरेशन में 35,000 लोग सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से बाहर निकले, और उसमें नाइजीरिया के 800 लोग। वहाँ की सरकार ने किसी सरकार से मदद नहीं मांगी, बट एक गैर सरकारी संगठन सेवा इंटरनेशनल से मदद मांगी नाइजीरिया के एम्बेसडर ने कि आप हमारे लोगों को मदद कर सकते हैं क्या, क्योंकि आप ही हो जिसके कार्यकर्ता अंदर है। तो उनके लिए बस अरेंज करने से लेके उनको रास्ता देना सब कुछ किया। और इस तरह से जब लोग बाहर आए तो उनके मन में भी सेवा का भाव जागृत हुआ। वो जब भारत आए तो वो अलग अलग सेवा प्रकल्पों से जुड़ गए। बहुत सुंदर। और ऐसे दुनिया के हर देश में, इनफैक्ट यूएस में कोई आपदा आती है तो वहाँ का जो होम मिनिस्ट्री है वहाँ के हिसाब से वो पहले 3 एनजीओज को कॉल करता है। उसमें 2 तो दूसरे विचारों के एनजीओज हैं, जिसमें रेड क्रॉस आता है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड विजन आता है, और फिर सेवा इंटरनेशनल आता है। क्या बात है। कि वो आप क्या हमारे लिए यहाँ घर बनवा सकते हैं।
क्योंकि हमारी ओवरऑल मैनेजमेंट में चूंकि वॉलंटियर्स एंगेज होते हैं, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। ठीक। बाकी एनजीओज 20-30% अपने संस्था पे खर्च कर देते हैं, हमारा वो खर्च 1-2% के आसपास होता है। क्या बात है, वाह। तो ग्लोबली वो हमारी एक रिकॉग्निशन बन गया है, एक ट्रांसपेरेंसी का एम्बलम बन गया है। इस कारण इनफैक्ट यूएस में एक शहर है टेक्सास, वहाँ पे सितंबर में एक दिन को सेवा इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। क्या बात इन रिकॉग्निशन ऑफ दैट। सुपर। तो इस कारण उन देशों में उस तरह का काम शुरू हुआ, तो भारत में भी इस तरह का कार्य हो रहा है, तो वो भारतीय भारत के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। ठीक। तो भारत में इस तरह के लिए ऐसे एनजीओज को ढूंढना, आइडेंटिफाई करने का काम सेवा इंटरनेशनल भारत करने लगा, जिसको फिर ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सपोर्ट। तो सेवा इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया कैन गिव अ फंड टू, सेवा इंटरनेशनल यूएस कैन गिव अ फंड टू। और इस तरह भारत में हर साल 50 से 60 एनजीओज को डायरेक्टली और ओवरऑल 400 से 500 एनजीओज को हम सपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा। और इस पूरे में भारत में जहाँ पे डिजास्टर आया वहाँ लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट भी हम रन करने लगे, जैसे भुज गुजरात में, कश्मीर में, उत्तराखंड में, त्रिपुरा में, अरुणाचल में, जहाँ लॉन्ग टर्म डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत थी कि हम तैयार हैं क्या, उसके लिए फिर काम शुरू हो गया। बहुत सुंदर। उसमें नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा कार्य खड़ा हुआ, गुजरात में एक बड़ा कार्य खड़ा हुआ, और ये सेवा इंटरनेशनल के फोकस एरियाज बन गए। सेवा इंटरनेशनल एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने का है। ठीक। तो एक बात मुझे बताइए, क्योंकि मतलब सेवा भाव से जो ये कार्य हो रहा है, तो इसमें भारत पे खासकर, अगर मैं अभी इंटरनेशनल भी हम बात करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है आपने बताया, तो जैसे भारत में, तो भारत में भुज हुआ, लातूर हुआ जी, तो ऐसे और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर, जैसे अभी उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई तो वहाँ पर भी कार्य हुआ? जी जी बिल्कुल। उत्तराखंड में तो हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड में चमोली, रुद्रप्रयाग, इन 2 जिले जो सबसे ज़्यादा आपदा प्रभावित होते हैं। ठीक। इनमें आप किसी भी गांव में जाके पूछ लें सेवा इंटरनेशनल का कौन है, तो आपको एक सेवा इंटरनेशनल के एसएचजी का प्रेसिडेंट मिल जाएगा। अच्छा। आपको एक वहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके कोई हेड मिल जाएंगे, उसके शेयर होल्डर मिल जाएंगे, खासकर महिलाओं में। अच्छा। तो करीब 30,000 महिलाएं वहाँ पे सेवा इंटरनेशनल के साथ जुड़ी हैं। उनमें से 2-3 हज़ार महिलाएं, 2,800 महिलाएं हमारी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है, उसके वो शेयर होल्डर्स हैं और उसके बोर्ड मेंबर्स हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। तो 600 एसएचजीज चलते हैं उत्तराखंड में। अच्छा। और बाकी जगहों पे, बिहार में जब फ्लड आता है, अभी तमिलनाडु में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु में फ्लड आया है, और तमिलनाडु में कोटक महिंद्रा बैंक के माध्यम से 1 करोड़ रुपए के CSR आया, और वो तमिलनाडु के 8 जिलों में काम कर रहे हैं हम। अच्छा। वहाँ पे आपदा प्रबंधन के ऊपर। तो तमिलनाडु, केरल, गुजरात, बिहार में फ्लड आते हैं हर साल। अभी दिल्ली में जब आपदा आई थी, हिमाचल में जब आपदा आई थी, नॉर्थ ईस्ट में असम में जब फ्लड आया, कश्मीर में जब 2 बार फ्लड आए, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, उन सब जगहों पे सेवा इंटरनेशनल का काम मिल जाता है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया नॉर्थ ईस्ट में भी, तो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि वो एक टफ जोन है, मतलब वहाँ पर जिस तरह का आज सिस्टम है, सुनने में भी काफ़ी कुछ आता है जी। तो वहाँ क्या चल रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ? नॉर्थ ईस्ट भारत से एक लंबे समय तक अपने कॉमन कॉन्शियसनेस में नॉर्थ ईस्ट का नाम कम आता था। लोगों के लिए एक मिस्टिक प्लेस जैसा था कि कुछ अलग होगा। वहाँ के ट्राइबल्स के बारे में हम कम जानते थे, वहाँ के लोगों के बारे में कम जानते थे। और पिछले 10 से 15 सालों में एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ नॉर्थ ईस्ट में हुई, उस कारण लोगों का एक्सेस बढ़ा, अब लोग जानने लगे हैं। तो जब मैं कुछ ट्राइब्स के नाम लेता हूँ तो लोग सुने हुए रखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में एकदम रिसेंट बताऊँ तो फार म्यांमार के एकदम बॉर्डर के पास हाफलॉन्ग जिला है। हाफलॉन्ग नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल के एकदम बिल्कुल साउदर्न बॉर्डर पे एक वेंचो ट्राइब करके रहती है। ठीक है। वेंचो ट्राइब नॉर्थ ईस्ट की फाइटर ट्राइब है, वो वहाँ पे युद्ध लड़ा करती थी। आपको वेंचो ट्राइब के लोग मिलेंगे, उनके चेहरे के ऊपर टैटू बने होते हैं। एक टैटू बना है मतलब आपने हाथ से किसी एक बड़े जानवर का, एक व्यक्ति का शिकार किया है। उस ट्राइब में अभी से कुछ 15-20 साल पहले क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत एक्टिव वर्क करके बहुत मैसिव कन्वर्जन्स किए। उस कारण वहाँ के लोकल कल्चर का पूरा लॉस हो गया। अच्छा। लोग वेंचो लैंग्वेज में बात करना बंद कर चुके हैं। वहाँ की जो लोकल फेस्टिवल्स है उनका सेलिब्रेशन बंद हो चुका है। उस ट्राइब के एक व्यक्ति ने बताया कि मैं वेंचो लैंग्वेज पे कुछ काम करना चाहता हूँ, तो सेवा इंटरनेशनल ने उनको सपोर्ट किया। वहाँ की एक संगठन अरुणाचल विकास परिषद ने उसके ऊपर काम किया। उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट बनी। शायद भारत के इतिहास में पिछले 100-200 सालों में पहली कोई भाषा थी जिसकी लिपि लिखी गई।
क्या बात है। ये देवनागरी नहीं है, वहाँ की लिपि है, वहाँ की लिपि है। जो आइडेंटिफाई किया गया वहाँ के नेचर के सिंबल्स के थ्रू, क्योंकि ये नेचर वर्शिपर्स थे, ये सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। हाँ। उस वर्शिप के कारण वहाँ की एक लैंग्वेज स्क्रिप्ट बनी। अभी वहाँ के 8 से 10 स्कूलों में इसकी पढ़ाई होती है, वैंचो लैंग्वेज क्लासेस। मतलब एक तरह से री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर है ये। तो वैंचो ट्राइब के जो राजा हैं, वो राजा चूंकि क्रिश्चियन कन्वर्ट है, अच्छा। उनको नहीं आती वैंचो लैंग्वेज, बट उनका बेटा वैंचो लैंग्वेज बोल पाता क्या है। बात है। तो हम जब राजा से मिलने गए तो हमने कुछ पूछा, उनके घर पे एक बड़ा सा यंत्र रखा था, करीब एक पूरी बड़े करीब 100 साल पुराने पेड़ की आप शाखा ले लें, तना ले लें, तो इतना मोटा था, और उसको बीच में से खाली किया हुआ है, ठीक। और उसको बजाने के लिए 12 लोग लगते हैं। क्या बात है। हमने राजा से पूछा इसका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया ड्रम है। हमने बेटे से पूछा तो बेटे ने वैंचो लैंग्वेज में उसका नाम बताया। क्या बात है। तो राजा ने बेटे के सर पे हाथ रखा और उसके बाल सहलाए क्या बात। कि मेरे बेटे को मेरे कल्चर के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। बहुत ही। ये कल्चरल रिवाइवल का एक बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि उस कल्चर में जब तक खुद के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक वो अपनी वैंचो लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, तब तक वो अपने बारे में गर्वान्वित महसूस नहीं करता, वो अपने आप को छोटा महसूस करता है उस इंग्लिश स्पीकिंग बाबू के सामने। इसी तरह से आदि ट्राइब है, एक बहुत फेमस वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल होता है रागा नाम की जगह पे, अच्छा, जीरो वैली पे। जीरो वैली ईटानगर से करीब 5 घंटे ऊपर है। अच्छा। अभी रोड बन गए हैं तो 2 घंटे लगते हैं। उस जीरो वैली पे म्यूजिक फेस्टिवल दुनिया भर में पॉपुलर है, 15-20 देशों से लोग आते हैं वहाँ पे फेस्टिवल में म्यूजिक सिंग करने, पार्टिसिपेट करने। 5,000 रुपये की टिकट होती है अरुणाचल में। क्या बात। उस वैली में एक ट्राइब रहती है, आदि ट्राइब। आदि ट्राइब की फोटोज देखी होगी शायद आपने भाई साहब, नाक में बड़े बड़े ब्लैक कलर के बीड्स लगाती है महिलाएं, यस। और चेहरे पे पूरे टैटू लगे होते हैं। हाँ। उस ट्राइब ने की एक बहुत फेमस फार्मिंग टेक्निक होती है, क्योंकि वो वैली है पहाड़ के ऊपर, तो पूरा प्लेन लैंड है, इधर पहाड़ है नीचे पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ दिखते हैं, बीच में खाली जगह दिखती है। उस वैली में राइस की कल्टीवेशन के बीच में वो फिशेस डाल देती है, तो राइस पैदा होता है 3 महीने में, फिशेस होते हैं 1.5-2 महीने में। अच्छा। तो उसमें 2 बार वो फिश कल्टीवेशन कर लेते हैं राइस के बीच में। अरे वाह। लैंड का बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन वो है। इसको यूनेस्को ने कुछ साल पहले अपने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया, सोशल हेरिटेज एंड वर्ल्ड हेरिटेज का। इदुमिश्मी ट्राइब है, उसके बिल्कुल बीच में जाएंगे तो जब हम जो चाइना से क्लोजेस्ट है वो एक जगह है रोइंग नाम का, वहाँ इदुमिश्मी ट्राइब रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इदुमिश्मी की जो टेक्सटाइल होती है उसको जीआई दिया, ज्योग्राफिक इंडिकेटर। और इदुमिश्मी ट्राइब की कपड़े की खास बात यह है वो हर महिला अपने घर में अपने घर के सारे कपड़े खुद बनाती है। तो जो हम आत्मनिर्भरता देश के लेवल पे कर रहे हैं वो अपने घर के लेवल पे खुद से कर लेते हैं, क्योंकि अपने कपड़े घर में जितने लोग पहनेंगे वो खुद बनाते हैं। इस ट्राइब के साथ हमारे एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट चलते हैं, आदि ट्राइब के साथ हमारे उनके अपने हेल्थ और एजुकेशन के प्रोजेक्ट चलते हैं, और वैंचो ट्राइब के साथ एजुकेशन का प्रोजेक्ट चलता है। क्या बात है। जिस ट्राइब की जैसी नीड होती है वो ट्राइब के लोग खुद बताते हैं कि हमें इस तरह का काम करना है। सेवा इंटरनेशनल सिर्फ और सिर्फ एक इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन बनता है। अच्छा। हम उसको इनेबल करते हैं कि आप ये कर पा रहे हो, चाहे उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, चाहे स्किल सेट चाहिए, चाहे उसके लिए आपको लोग चाहिए, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड तो ये रिसोर्सेज सारे हमारे एनआरआई बंधु जो है वहाँ से, ये अलग अलग देशों से आता है। जी जी जी। तो जैसे जो वेंचर लैंग्वेज का है वो हमारी यूएस की टीम सपोर्टेड है इस तरह से। यूएस से अच्छा मतलब सपोर्ट आता है। यूएस में मैं समझता हूँ कि वहाँ ज़्यादा अवेयरनेस है शायद इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के। यूएस चूँकि देश बड़ा है और भारतीय वहाँ पे ओवरऑल एज अ कंट्री दे आर डूइंग वेल। एग्जाम्पल के रूप में आपने ये फेमस डेटा सुना ही है, सारे फॉर्च्यून 500 में बहुत सारी कंपनीज के हेड्स इंडियंस हैं, फ्रॉम वर्ल्ड बैंक के हेड बगाजी से लेके IBM, गूगल, फेसबुक, वो बहुत सारे कंपनीज के हेड्स इंडियंस हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन में डॉक्टर्स में बहुत सारे इंडियंस हैं, तो वो ओवरऑल सोसाइटी की इनेबलमेंट ज़्यादा है और काफ़ी समय से वहाँ के लोग एक साथ आए हैं। करीब 20 साल पुराना संगठन है सेवा इंटरनेशनल का वहाँ पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी आता है। ऑस्ट्रेलिया अभी भारत में 800 बच्चों की एजुकेशन कम्प्लीटली स्पॉन्सर करता है, ऑस्ट्रेलिया के लोग। ऐसे ही साउथ अफ्रीका से कुछ सपोर्ट आता है। साउथ अफ्रीका खुद डेवलपिंग कंट्री है, बट वहाँ के लोग भारत में कुछ सपोर्ट करते हैं। अभी यूके के लोगों ने भारत में 2 हॉस्पिटल का निर्माण किया, एक उत्तर प्रदेश में और एक भुज में। 8 करोड़ रुपए रेज किए, 108 लोग यूके से, केन्या से, ऑस्ट्रेलिया से भारत आए। उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाई 2000 किलोमीटर की। क्या बात है। और उससे फंड रेजिंग की। तो ये सब हो पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ ईज दे रही है, व्हाटएवर जो भी ये गवर्नेंस के नाम पे कह लो या जो सिस्टम है गवर्नमेंट के, उसके सरल होने के कारण भी आपको कुछ फायदा लगता है कि ये काम ज़्यादा बेहतर हो पा रहे हैं?
जब भी गवर्नमेंट काम करती है वो एक स्केल पे काम करती है, ठीक है, और जब भी कोई एनजीओ काम करता है वो एक छोटे लेवल पे अच्छा चेंज दिखाता है। आई थिंक एक एनजीओ का काम है अच्छे मॉडल्स तैयार करना, गवर्नमेंट का काम है उन मॉडल्स को लेके पूरे देश में स्केल देना। हाँ, गवर्नेंस वो काम अच्छा करती है तो लोगों के अंदर एक गर्व की भावना आती है। तो जो भारतीय आज विदेश में बैठा है उससे भारत को तो फायदा होता ही है, रेमिटेंसेस आते हैं, उसके डिपॉजिट्स होते हैं, फैमिली अच्छा फील करती है। एक दूसरा फायदा सरकार के अच्छा काम करने से उसके अंदर अपने देश के प्रति एक गर्व की भावना आती है। उसको पता है, आज मिडिल ईस्ट में किसी भी देश में बैठा हुआ भारतीय को पता है कि भारत की सरकार मेरे साथ खड़ी है। जब वो यूक्रेन के वॉर जोन से हमें निकाल के ले जा सकती है तो देश में, दुनिया में कहीं भी हो, भारत मेरे साथ खड़ा है, उसको अपने अंदर स्ट्रेंथ फील होती है। वो स्ट्रेंथ के कारण उसके प्रति उसके मन में पॉजिटिविटी बढ़ती है, वो और करना चाहता है। ये एक लूप है जिसमें मन के अंदर माँ जब बच्चे के लिए कुछ करती है तो बच्चा भी माँ के लिए कुछ करना चाहता है, बिल्कुल करती है, और वो भावना यहाँ पे निकल के आती है। तो गवर्नमेंट के ऐसे कौन से स्कीम्स हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं, आप अच्छे से समझते हैं, उसको आपने देखा है, आपके तो प्रोसेस में भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो गवर्नमेंट का आज का जो दौर है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही गवर्नेंस को लेकर के बहुत बेहतरीन बदलाव भी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था भी बेहतर हो रही है, तो इसको लेकर के आप का क्या सोच है? ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 8-10 सालों में बहुत सुनना शुरू किया है लोगों की, छोटी छोटी बातें। मतलब एकदम छोटी बात बताएं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आप जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आपको कॉल आता है, पीएमओ ऑफिस में आईडी नंबर भी बनता है, एक आईडी नंबर बनता है, और आपको एक बार मैंने भी किया था तो मेरे को भी एक आईडी नंबर मिला था और उसका ट्रैकिंग होता है प्रॉपर। जी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता, वो सारी मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके करते हैं। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत सही कर ली। गवर्नमेंट को पता चल गया है कि गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं होने का रीज़न दो होते हैं। पहला, एक जो बाबू होता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उसमें जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं वो बेस्ट प्लेसेस पे होने चाहिए। ठीक, तो उनकी मेरिटोक्रेसी, कि वो मेरिट से आ रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने उस पर काफ़ी काम किया है। दूसरा, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स की ट्रैकिंग का सिस्टम अच्छा बना लिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नॉर्थ ब्लॉक के पीछे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, उस ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनल कमरा है उसमें एक बड़ा बोर्ड है। अच्छा। करीब वो इस पीछे की दीवार से बड़ा है। उस बोर्ड में करीब 40-50 मॉनिटर लगे हैं। उसमें गवर्नमेंट, मोदी जी ने कुछ स्कीम्स चुन ली है, ये 10 ये 20 स्कीम्स हैं। ठीक। उसको एक पोर्टल बनाया है, प्रगति पोर्टल। अच्छा। प्रगति पोर्टल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ प्रायोरिटी स्कीम्स बना दी है। उस प्रोजेक्ट्स की वीकली ट्रैकिंग होती है। वीकली ट्रैकिंग का मतलब हर वीक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या तो मोदी जी या वो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी टीम के कोई व्यक्ति उस मीटिंग में बैठेंगे। उन सारे मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज होंगे जो भी उस प्रोजेक्ट से कंसर्न है, उन 10, 15, 20 प्रोजेक्ट से। उस मीटिंग में जितने बॉटलनेक्स है वो रिमूव हो जाएंगे। क्या बात? मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी फाइल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में पेंडिंग है, क्योंकि एनवायरमेंट सेक्रेटरी वहाँ बैठा है, मैं उससे सवाल पूछूंगा। बहुत बढ़िया है। फंडामेंटली जो टालने की प्रवृत्ति थी कि ये किसी और पे है, वो टालने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है। तो इसीलिए आप देख पाते हैं कि भारत में आज फंडामेंटली आप कोई भी स्कीम के पहले शिलान्यास के बहुत प्रोजेक्ट होते थे और रुक जाते थे, और अब इनॉग्रेशन के बहुत होते हैं। तो मोदी जी के मन में इनॉग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन होती है, उसमें सामने लिखा होता है, आप उस टीवी को कभी देखेंगे तो लिखा होता है कितने डेज लेफ्ट है अगली डेडलाइन के। तो आपने डेडलाइन दी है यूपी में कि हम 2025 में पहली फ्लाइट यहाँ से उड़ाएंगे, तो वो टिकट चल रहा है कि नोएडा में एयरपोर्ट बनेगा और पहली फ्लाइट जनवरी इतने तारीख को उड़नी है। जी, ये तो बहुत अमेजिंग है। देखिए, एक जैसा राजा तथा प्रजा, जी, और वैसा ही अगर कानून व्यवस्था हो जाए, गवर्नेंस वैसी हो जाए, तो कार्य होंगे क्यों नहीं। जी। इस बात को सुनकर के कि भाई सारे डिपार्टमेंट के हेड्स जो भी होंगे या जो मुख्य उनके जो अफसर होते हैं वो वहाँ होंगे और टिकर वहाँ चल रहा है। हम लोग आपस में, जब हम लोग आपस की एक उसमें मीटिंग में होते हैं या फिर अपने जैसे लोगों के साथ होते हैं, तो हम लोग एक चर्चा करते हैं। जी। वो चर्चा ये होती है कि ये कैसे पॉसिबल है। आज तो एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, आज इधर वंदे भारत चल रही है, उधर कुछ और अमृत भारत चल रही है, उधर कुछ और नई फैक्ट्री लग गई है, उसका उद्घाटन हो रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कह लो या व्यवस्थाओं को लेकर के कह लो, कुछ ना कुछ डेली समझ में आ रहा है एकदम। और ये बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं शायद तो कुछ जादू हो रहा है, मतलब पीछे से कुछ ऐसा चल रहा है सिस्टम, लेकिन इसके पीछे
जो वन विंडो सॉल्यूशन बोल देते हैं, या इस तरह की एक टीम, सब लोग सामने बैठे हैं, तो ये वॉर रूम जैसा काइंड ऑफ हो गया। तो इसी का रेप्लिका सारे अच्छे चीफ मिनिस्टर्स ने अपने अपने स्टेट में बनाया है। बहुत बढ़िया। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने इसको वॉर रूम बोला है, फेमस है। आप महाराष्ट्र सीएम वॉर रूम सर्च करेंगे, उसकी फोटोज भी उन्होंने डाली है। यूपी में योगी जी ने लखनऊ में ऐसा बना रखा है, और वो लखनऊ में बना रखा है और उन्होंने गोरखपुर में बना रखा है। ये रिपल इफेक्ट है भाई, यहाँ सेंटर में हुआ तो अब स्टेट में भी हो रहा है। तो ये मॉडल्स को रेप्लिकेबल बना दिया है उन्होंने, और सिर्फ इस लेवल पे नहीं, एकदम छोटे छोटे लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल पीएम ऑफिस में एक कंप्लेंट पहुंची, एक रेगुलर बिजनेसमैन ने कंप्लेंट डाल दी कि यार मेरे पास के एक रेगुलेटरी ऑफिसर है, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। पता चला क्या कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट में पता चला कि ये उसके बटखरे में 2 ग्राम कम था या 10 ग्राम कम था। बटखरे हैं, समय के साथ आगे पीछे होते हैं। उसमें एक रूल था, ये कहता था कि अगर आपके वेट्स एंड मेजर्स परफेक्ट नहीं है, इसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं, वेट्स एंड मेजर्स परफेक्ट नहीं है तो आपको फाइन लगेगा। पहली बार में 2 या 3 हज़ार रुपये का फाइन होता है, दूसरी बार में 7 साल की जेल होती है। अच्छा। उस व्यक्ति से अफसर ने आए और बोला तुम्हारा परफेक्ट नहीं है, तुम 2000 फाइन भरो। उस व्यक्ति को लगा ठीक है गलती हो गई, 2000 रुपये फाइन भर दिया। उसने बटखरा चेंज कर लिया। 1 साल बाद अफसर को पता है कि बटखरा घिस जाएगा, वो वापस आएगा और बोलेगा तुमने फाइन दिया था, हाँ, बटखरा फिर से चेक कराओ। चेक कराया, अब उसने धमकी क्या दी है, 7 साल की जेल होगी। वो जो नॉर्मल बनिया आदमी है, उसको बस ये चाहिए कि मैं अपना धंधा ठीक से करता रहूं। उस व्यक्ति को नहीं चाहिए कि कोई आके मेरे धंधे में बोले कि मैं गलत कर रहा हूं, जो कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। वो व्यक्ति अब डर के उसको जीवन भर पैसे देते रहेगा। ये करप्शन का बड़ा मतलब होंगे, और ये आम जनता को पता नहीं होगा। मैं और आप जिनकी दुकान नहीं है उनको नहीं पता है ये टेंशन की बात है। मेरे को नहीं पता था। गवर्नमेंट ने सिंपल सा ये किया, इससे 7 साल की जेल हटा दी। अच्छा, अब फाइन ले लो उससे। ठीक है। ऐसा तो किया नहीं उसने किसी का मर्डर कर दिया है, ना ही किसी को धोखा दिया है। इस छोटी सी बात के लिए नेचुरल प्रोसेस में वो जो उसका बट्टा है वो घिस गया है, उसका 2-4 ग्राम कम हो गया है। अब उसमें 1 ग्राम घिसना वर्सेस आधा किलो घिसने को सेम पनिशमेंट तो नहीं दे सकते ना आप। ये छोटी सी चीज 2021 में चेंज हुई, 22 में चेंज हुई है। क्या बात है। ये इतनी बारीकी में कैसे काम हो जाता है, मतलब ये समझ नहीं आ रही है कि हम व्यवस्था को बदलने के लिए बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। 1 ग्राम 2 ग्राम, ये देखिए ना, कानून है उसका, और फिर करप्शन का एक मुद्दा बन गया। अफसर रौब भी मारता है, बनिया सोचता है कि भाई मेरे को तो, वो तो डर के भी रहता है, उसको लगता है कि भाई साहब दे दा के निपटाओ काम को। आई थिंक इसका बड़ा रीजन आता है कि बिकॉज मोदी जी का वर्क प्रोसेस में वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। वो एक ऑफिस में बैठ के फोन पे बात करने वाले व्यक्ति नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जब स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था, तो रिपोर्ट नहीं आ रही थी अच्छी बिगनिंग में, पहले 6 महीने काम नहीं हो पा रहा था। सिंपल अनाउंसमेंट करी, परमेश्वर अय्यर जी उसमें सेक्रेटरी थे स्वच्छ भारत मिशन के। अच्छा। बाद में वो नीति आयोग के हेड भी बने, अभी वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं। अच्छा। परमेश्वर अय्यर जी ने सिंपल सा काम किया, उन्होंने बोला मोदी जी मैं ये चाहता हूँ कि आप एक लंच का टाइम दें हर महीने मुझे। अच्छा। और उसमें मैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स को आपसे मिलवाऊंगा। मोदी जी बोला ठीक है मैं मिलूंगा। छोटी सी बात है, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए 10-15 ऑफिसर से मिलना बड़ी बात नहीं है। उन्होंने समय दिया। हुआ ये कि जिस जिले का रिपोर्ट कार्ड अच्छा आएगा इस महीने का, वो मोदी जी के साथ लंच करेगा। क्या बात है। एज ए डीएम, जब 700-800 डीएम होते हैं, उनके लिए ये बड़ी बात होती है, अपने सारे बैच में दिखाने के लिए होती है मेरी फोटो है मोदी जी के साथ। चर्चा का विषय बनता है, एक तरह का पुरस्कार है। पहले महीने 5 लोग आए, अगले महीने 300 लोग आए। क्या बात है, वाह। और वो 300 में से फिर जो बेस्ट 5 होंगे या 10 होंगे उनको बुलाया जाएगा। अगले महीने वो नंबर 700-800 हो गया। ये छोटी सी चीज आपने एक पिछले पॉडकास्ट में ओडीओपी का जिक्र किया था। हाँ, मैंने किया था। अभी से 1 हफ्ते पहले की बात है ये। ओडीओपी अवार्ड घोषित कर दिया। क्या बात है। ये किसने दिया? जयशंकर जी ने, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर। क्या बात है। ऑर्गेनाइज किसने किया? इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। ये दोनों लिंक कैसे हैं? क्योंकि बीच में आता है एक प्रोग्राम कॉल्ड इन्वेस्ट इंडिया, जो भारत में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करता है। ओडीओपी उसके अंदर है। अरे वाह। अभी क्या किया इन्होंने, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट है पॉसिबल, जो अच्छा प्रोडक्ट है। ये यूपी गवर्नमेंट की इन्वेंशन थी, योगी जी की इन्वेंशन थी, मोदी जी ने नेशनल गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट कर दिया। 700 जिले के 900 प्रोडक्ट हैं अभी। क्या बात है। उन प्रोडक्ट्स को बोला जिस डीएम ने अच्छा काम किया उसको मैं अवार्ड दूंगा। क्या बात है। पहले साल में 150 से 200 नॉमिनेशन आए। अगले साल उम्मीद कर रहे हैं वो 800 नॉमिनेशन की। बात है। मतलब हर जगह से आएगा, हर जिले से ज्यादा भी आएगा। 770 जिले हैं भारत में। कुछ जिलों ने 2 प्रोडक्ट लिए हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं 2 नॉमिनेशन आएंगे। क्या बात है। क्योंकि अवार्ड दिया है जयशंकर जी ने। एक डीएम के लिए अवार्ड मिलना उसके करियर बेंचमार्क होता है कि मुझे अवार्ड मिला। यूपी से दुर्गा शक्ति नागपाल जी को मिला, जो पहले नोएडा में भी थी।
जो गुड गवर्नेंस का जो आपने बताया है बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लेकर के चर्चाएं नहीं होती हैं और बहुत कम लोग हैं जो इस सब्जेक्ट पे बात भी कर पाते हैं, नॉलेज नहीं होती है या फिर उस कॉन्टेक्स्ट को वो देखते नहीं हैं। तो आज की जो स्थिति है जी देश की, सरकार बहुत जब आउटपुट अच्छा है, आउटकम अच्छा है, तो इसका मतलब सरकार के अंदर के जो लोग हैं वो भी कार्य अच्छा कर रहे होंगे। इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। तो ये एक बड़ा सवाल नेचुरल है लोगों के मन में आने, क्योंकि तंत्र हमारा वही है। हाँ। और सरकार बदल जाती है। तंत्र मतलब सारे ब्यूरोक्रेट्स, और सरकार मतलब जो पॉलिटिशियन है। मोदी जी जब आए तो उन्होंने सारे आईएएस को निकाला तो नहीं, आईएएस तो सारे वही हैं। उन्हीं आईएएस के साथ काम बेहतर हो गया। उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करी जो इंटरनल हैं शायद सिस्टम के। उन्होंने एक सिंपल काम किया, उन्होंने बहुत सारे इंडिसेस लेकर आए अलग अलग फॉर्म में। एक भारत में एसडीजी इंडेक्स आया, हर डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग होती है एसडीजी के बेसिस पे। उन्होंने गवर्नेंस के इंडेक्सेस लाए। उन्होंने प्रगति पोर्टल के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स की मॉनिटरिंग शुरू की। उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाए। भारत के जो 100-150 सबसे पिछड़े जिले थे उनको बोला कि ये एस्पिरेशनल है, इनके लाइक जीवन में आकांक्षाएं ज़्यादा है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर अब हम हर काम को ट्रैक करेंगे। आपकी स्कूल के अटेंडेंस को भी हम ट्रैक करेंगे, आपके मिड डे मील की टाइमिंग को भी हम ट्रैक करेंगे, आपके राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी हम ट्रैक करेंगे। एक ब्यूरोक्रेट जब सेलेक्ट होता है तो अब आज तक 2014 से पहले ये होता था कि वो 4 फ़ोन घुमाता था अपने ताऊ को, अपने मामा जी को, अपने अंकल को, अपने कैडर के सीनियर्स को कि यहाँ पे पोस्टिंग लगवा दो। सिंपल काम ये हुआ कि वो ब्यूरोक्रेट आने के बाद 3 महीने सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व करता है एज ए असिस्टेंट टू अ सीनियर ब्यूरोक्रेट। वो स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सर्व करता है, फिर से ट्रेनिंग होती है। इस पूरे दौरान में सरकार ये देख लेती है कि इसकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इस दौरान उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है वैकेंट में। अब सरकार क्या करने लगी है, जो मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स देती है। अच्छा। उस पूरे से उनकी बिगिनिंग में जब मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट व्यक्ति है, मैं बेस्ट व्यक्ति को कहाँ लगाऊं, मेरे सबसे विजिबल प्रोजेक्ट में या मेरे सबसे इनविजिबल प्रोजेक्ट में। इनविजिबल प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो वो व्यक्ति क्योंकि बेस्ट है वो उसको अपने आप विजिबिलिटी में ले आएगा। ठीक। इस पूरे के कारण ब्यूरोक्रेट्स की एक ट्रैकिंग सिस्टम बन गया, उनकी रिपोर्ट कार्ड बनने लगी। इसके कई एग्जांपल्स जो पब्लिक में दिख जाते हैं वो हमारे सामने आते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन आया, फेमस मिशन 2014-15 में लॉन्च हुआ, और शायद सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक था। बड़ी स्कीम थी, शहरों में विकास होना था, शहर भी दिखते हैं। बीजेपी के लिए बड़ी बात थी क्योंकि बीजेपी पुराने समय से अर्बन एरियाज में ज़्यादा डोमिनेंट रही है। स्मार्ट सिटी मिशन में पहली बार में 3 सिटीज़ का नाम बड़ा आया, पुणे, भुवनेश्वर और इंदौर। हाँ, इंदौर, यस, इंदौर की तो बहुत चर्चा रही। इंदौर अभी भी क्लीनेस्ट है। हाँ। पुणे के जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे वो पुणे सिटी के म्युनिसिपल कमिश्नर, नए ब्यूरोक्रेट हैं, आईआईटी रुड़की के ग्रेजुएट है कुणाल जी। वहाँ से वो उठ के आए, स्मार्ट सिटी के मिशन डायरेक्टर बन गए नेशनल लेवल पे। क्या बात है। फ्रॉम हैंडलिंग अ सिटी ही वाज हैंडलिंग 200 सिटीज इन इंडिया। जो भुवनेश्वर के म्युनिसिपल कमिश्नर थी सारंगी जी, उनको वहाँ से एमपी का टिकट मिला, वो आज सांसद में बैठती हैं लोकसभा में। अच्छा। और जो इंदौर के म्युनिसिपल कमिश्नर थे पी नरहरी जी, आंध्रा से रहने वाले हैं, इंदौर एमपी कैडर के हैं, वो आज मध्य प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं। क्या बात है। एक सिंपल सी स्कीम से जो बेस्ट परफॉर्मिंग लोग थे उनको अपने बेस्ट पोर्टफोलियोज दे दिए, काम आपका अपने आप बढ़ जाएगा। आपने एक ब्यूरोक्रेट देखा गोरखपुर में अच्छा काम कर रहे हैं, काशी से प्रधानमंत्री जी खुद चुन के आए, उन्होंने काशी में उनका ट्रांसफर हुआ और वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के हेड बने। विशाल सिंह जी। हाँ, जी। विशाल सिंह जी ने वहाँ पे लैंड एक्विजिशन अच्छा किया, बिना बड़े शोर गल्ले के, बिना बड़ी तमाशे के लैंड पूरा एक्वायर हो गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अभी दुनिया के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स में है। लास्ट ईयर गोवा साल भर में जितने टूरिस्ट लेता है उसका डबल वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने देखा है। 10 करोड़ के आसपास। 10 करोड़। माय गुडनेस। इस पूरे में ये समझना है कि भारत में से हर 20 में से एक व्यक्ति काशी विश्वनाथ होकर आया लास्ट ईयर। बहुत ही गजब की डेवलपमेंट हुई है। हर गली में से 5-6 लोग होकर आए, भारत के हर गली में से, हर गाँव में से लोग आए। उन्होंने अच्छा काम किया, आज वो अयोध्या विकास प्राधिकरण के हेड हैं। अयोध्या में जो हम खबरें सुन रहे हैं वो विशाल सिंह जी की देन है। सिमिलरली ऐसे अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे किसी ब्यूरोक्रेट ने अच्छा काम किया तो इमीडिएटली नेक्स्ट मिलता है। आपने सुना है आयुष्मान भारत के बारे में? केरला के ऑफिसर थे दिनेश अरोड़ा जी, डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, एम्स के स्टूडेंट थे, बाद में यूपीएससी क्रैक के आईएएस बने। केरला में उन्होंने हेल्थ में अच्छा काम किया। केरला बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, अच्छा काम किया दिखा, वो नीति आयोग में डायरेक्टर आए। डायरेक्टर के रूप में उन्होंने आयुष्मान भारत योजना बनाई, बाद में डिप्टी सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत बने। आयुष्मान भारत में 2 साल रहे,
आज केरला कैडर वापस गए हैं, वहाँ पे हेल्थ का काम कर रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स ने परफॉर्म किया और उनको उसका रिवॉर्ड मिला। एक ब्यूरोक्रेट जब मैं सेलेक्ट होता हूँ, जब मैं सिस्टम में रहता हूँ, मेरे को ये पता है कि मेरे कॉल करने से काम नहीं होगा, मुझे परफॉर्म भी करना पड़ेगा और मेरी परफॉर्मेंस इज गेटिंग ट्रैक्ड। और ये सिर्फ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर नहीं की, यही सेम सिस्टम उन्होंने पार्टी के सीनियर्स ने बीजेपी के अंदर भी कर दी। बीजेपी में मतलब बीजेपी एस पार्टी के अंदर? एस पार्टी के अंदर इन्होंने आज तक एक एमपी चुनाव जीतने के बाद, हमने यही सुना है बचपन से, हर मूवी में 5 साल के लिए वो गायब होते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर आ जाते हैं और नमस्ते करे खड़े जाते हैं। इन्होंने उस पूरी पार्टी का बेसिक वर्किंग मेथड ही चेंज कर दिया। एक सरल करके ऐप आई है, आप देखेंगे बीजेपी फॉर इंडिया सरल करके। तो सुना है मैंने। सरल ऐप, सरल ऐप का फुल फॉर्म में फर्स्ट वर्ड इज संगठन। उन्होंने ये समझाया कि पार्टी तभी सक्सेसफुल होगी जब संगठन सक्सेसफुल होगा। आप एज अ कार्यकर्ता, मैं अपने मोहल्ले का कोऑर्डिनेटर हूँ, या मैं पन्ना प्रमुख हूँ बीजेपी के हिसाब से, या मैं एमपी हूँ, या मैं मिनिस्टर हूँ, या मैं सेंट्रल में मिनिस्टर हूँ, हर किसी को उस ऐप पे लॉगिन करके अपने वीकली काम का इंफॉर्मेशन अपडेट करना होता है। मैं सैमसंग में काम किया हूँ और सैमसंग में कोरियन आर नोन फॉर देयर डिसिप्लिन। उससे ज़्यादा डिसिप्लिन आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि उनको अपडेट करना होता है। नहीं तो ये तो नमो ऐप पे भी चल रहा है। नमो ऐप में भी कुछ इस तरह की नमो ऐप इज क्राउड एंगेजमेंट, कार्यकर्ता एंगेजमेंट। मैं जिला मंत्री हूँ बीजेपी का, मुझे बीजेपी ने काम दिया है इस वीक आप ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करो। कौन सी पार्टी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती है? बीजेपी कराती है अभी। उससे क्या होता है, लोग जुड़ते हैं, लोगों को दिखता है बीजेपी इज नॉट जस्ट अ पार्टी फॉर इलेक्शंस, इट्स आल्सो अ पार्टी फॉर माय वेलफेयर। अपने बर्थडे को उन्होंने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया था 17 सितंबर 2021। पूरी पार्टी की मशीनरी लग जाती है डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। उस पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर ये भाव नहीं होता कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का सेवक हूँ। ये भाव पार्टी हर जगह पे डाल देती है। तो मेरी मीटिंग होती है, मैं मीटिंग की फोटो भी डालूंगा, मैं मीटिंग के अटेंडेंस भी डालूंगा, मैं मीटिंग के मिनट्स भी डालूंगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वेल स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस हो गया है पार्टी में भी। और इस कारण क्या हुआ है, हम जब मीडिया एनालाइज करती है तो वो 10 नाम अनाउंस करती है सीएम की बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स। एक मीडिया दूसरे मीडिया के देख के, दूसरी मीडिया तीसरे के देख के, तीसरे पहले की देख के, तो वो 4 नाम घूमते हैं। पार्टी के इंटरनल ऐप में ये दिख रहा होता है कि भजनलाल जी पहले से ही आगे थे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बैठकें की। मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो कयास लगाए जाते हैं, जो जिन तरह के लोगों से हम मिलते हैं, वो सभी ज्ञान तो देते ही हैं कि भाई वसुंधरा जी और फिर चौथी बार रिपीट करेंगे और 5वीं बार वो करेंगे और ये करेंगे। जो मैंने समझा है, जो कार्यशैली प्रधानमंत्री जी की है वो ये है कि अननोन बैगेजेस के साथ में अगर कोई है तो वो तो आने वाला है नहीं, जिसका नाम चल गया वो तो होने वाला है नहीं। कितने लोग बाहर से फोन करते हैं देश विदेश से कि अब की बार सीएम कौन? मैंने कहा भाई जिनके नाम चल रहे हैं वो तो काट दो। ये इस पे हंसते भी हैं और इस पे मतलब वो सहमत भी यूँ होते हैं, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। अननोन लोग, मतलब जिनके बारे में मतलब हो सकता है उस स्टेट में तो पॉपुलर नहीं होंगे, लेकिन हम जैसे लोग जो दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं या बाहर रहते हैं, दूसरे स्टेट को देखते हैं और शैली देखते हैं कि भाई ये किस तरह से डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो अब हमारे को भी एक कॉन्फिडेंस ये आना शुरू हो गया है कि जो हो रहा है ना, ये तो नहीं मान के चलो, ये नहीं हो रहा है। आई सपोज इस पूरी में जो आम जनता है और जो मीडिया है, वो आज भी गवर्नमेंट को, सिस्टम को एज अ ब्लैक बॉक्स ही देख रहा है कि कुछ अंदर से निकल के आएगा। इंटरनली वो ब्लैक बॉक्स बचा नहीं है अभी, वो एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी देख लें, एक व्यक्ति सेम ही होता है ना, वो व्यक्ति अगर पार्टी का काम कर रहा है तब भी वो वही है, वो व्यक्ति सरकार का काम कर रहा है तब भी वो वही है, वो व्यक्ति समाज का काम कर रहा है तब भी वही। व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता। एज अ पर्सन हमारा सिस्टम आज जो है, उसको जो लोग चला रहे हैं, वो हमारे मिनिस्टर्स हो सकते हैं, वो हमारे मंत्री हो सकते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं, वो सारे लोग डेटा ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गए। तो डेटा के ऊपर अगर काम हो रहा है, वो तो फिर सिस्टम आज की डेट की रिक्वायरमेंट भी है और आज की डेट पे वही सब कुछ है, और इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन मिल पाती है टाइम पे। ये देश में 180 जगहों पे G20 के इवेंट हो पाए, ये इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि 100 शहर तैयार थे, ये इसलिए हो पाए क्योंकि डेटा बैक था। हमें पता था कि हर स्टेट की पुलिस मशीनरी कितनी है, हर स्टेट का NCRB डेटा कितना है, हर स्टेट के जो वहाँ के लोकल सपोर्ट सिस्टम है DM का, वो कितना अच्छा है। बात है, वाह, ये तो कमाल का सिस्टम है, कमाल का ये जो ये इंटीग्रेशन हुआ है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे
हम सुनते थे पहले मंत्रों में शक्ति होती थी, फिर तंत्र ये आए, यंत्र आए फिर, और अब ये तंत्र सॉफ्टवेयर आया है। तो सॉफ्टवेयर को सही इस्तेमाल करके, चाहे तो पार्टी हो, चाहे तो सरकार हो, चाहे तो कोई कंपनी हो या कोई एनजीओ भी हो, इस पे बड़ा भारी काम। पिछले पॉडकास्ट में तृप्ति जी आई थी, तृप्ति सोमानी, और उन्होंने भी एक ऐसा एक प्रोजेक्ट बताया अपना कैपिटॉल करके, वो भी यही कर रहे हैं। डेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, अकाउंटेंसी जी, लेकिन उन्होंने अब स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में अपनी कंपनीज और अपने जो क्लाइंट हैं उनको स्ट्रैटेजी देनी शुरू कर दी है। डेटाबेस जी, कौन क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, वो किस तरह से आ रहा है, बड़ी ध्यान की बात है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। और डेटा का सही इस्तेमाल अगर हो जाए तो ऑब्वियसली फिर आपकी स्ट्रैटेजी भी बन जाती है, आपकी मार्केटिंग, सेल्स और सब तरीके का सिस्टम डेवलप होता है। ये चीज़ इस बड़े लेवल पे अगर पार्टी ने की है तो इसको बाकियों के लिए भी एक एग्जांपल है। और ये सिर्फ पार्टी या सरकार के लेवल पर नहीं हुआ, ये छोटे छोटे लेवल पे पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस ट्रेंड। फॉर एग्जांपल, मैं जिस कॉलेज से आता हूँ, IIT दिल्ली, वहाँ पे लास्ट ईयर स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया। प्रोफेसर थे पहले से, उन्होंने एक रिसोर्सेज खड़े किए, और आज स्कूल ऑफ AI दिल्ली के केंद्र में है, IIT दिल्ली, वहाँ पे स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। इसको छोटे लेवल पे देखें तो भारत में हर साल कुछ 10,000 के आसपास पेटेंट्स अप्रूव होते थे। उसके जो भारत में लोग थे वो करीब 900 लोग थे पेटेंट ऑफिस में। अच्छा, ये करीब 1000 मान लेते हैं। ये नंबर चाइना में 13,700 था। अच्छा, तो संजीव सान्याल जी ने एक मजाक में कहा कि हम एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे जिसमें एक साइड पे हमारा एक बैट्समैन था, उनके साइड पे 14 बैट्समैन थे। कौन जीतेगा? और पिछले 2 सालों में सिर्फ वो नंबर 900 से बढ़ के आज वो 2,500 पे पहुंच गया है, सिर्फ 2 सालों में, पेटेंट्स के कारण। तो ये भारत में इनोवेशन को प्रगति देता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं पेटेंट अप्लाई करता हूँ और 4 साल वेट करूँ कि पेटेंट अप्रूव होगा, तो चला गया मेरा समय, कोई और ले जाएगा पेटेंट दूसरे देश का। पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, कोई भी आपने सब्जेक्ट को वो किया तो यहीं जमरूदपुर में कोई ऑफिस है, वहाँ से उसको पेटेंट या उसका जो भी रिसर्च कोई किया है, कोई प्लान किया, उसको वहाँ से कॉपीराइट मिलता था काइंड ऑफ। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल से हो पाती थी और अवेयरनेस भी नहीं थी। अब ये है कि हाँ, अवेयरनेस हो गई है और बहुत सारे लोग, और अमेरिका का तो हम सुनते हैं हर चीज़ में पेटेंट करते हैं वो लोग। वहाँ पे हल्दी दूध पेटेंटेड है। हाँ, हल्दी दूध पेटेंटेड है। हल्दी दूध, टर्मरिक लाटे, बताइए। और हमारे यहाँ का जो हल्दी वीटा है वो लोग जो है उसको दूध हल्दी दूध ही बोलते हैं आज तक। तो कमाल है साहब। न्यूजीलैंड में गाय को हक करने के लिए एक फार्मर एरिया बना है और लोग पे करते हैं अप टू सुना है इसके बारे में, $20-30। ये तो वहाँ अमेरिका में जो ये आपका कौन सा है, आपका अभी नाम लिया था आपने, टेक्सास में भी तो ऐसा कुछ, तो काउ हगिंग के लिए लोग पैसे दे रहे हैं। हाँ, और इंडिया में हमने उस पर रिसर्च भी कर ली। IIT दिल्ली के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पंचगव्य पे फॉर्मल रिसर्च पेपर्स लिखे हैं ग्लोबली रिनाउंड जर्नल्स में, और हमने उस पर काम अभी करना शुरू किया है। तो मेरे हिसाब से एक भारत अगर एक बहुत बड़ा एक खजाना है, तो अभी हमने सिर्फ खोला है उसको। अभी हमने पहली लेयर भी टटोली नहीं है। और मुझे ये लगता है भारत के लिए अगले 10 सालों का बड़ा काम है कि हम भारत के इनहेरेंट पोटेंशियल को बस रियलाइज करें। बहुत बढ़िया बात है ये। देखिए, मैं आपसे दो चर्चा और मुझे आपसे भी करनी है। एक तो इस वक्त जो माहौल है, भगवान श्री राम का एक भव्य टेम्पल मंदिर अयोध्या जी में बन रहा है, और देश नहीं पूरे विश्व से इस तरफ फोकस हो गया है। और अगर आप सोशल मीडिया उठाएं, कुछ भी उठाएं, और कोई तो गीत गा रहा है, कहीं संस्कार, कहीं व्यवहार, संस्कृति, ये सब चल रहा है। सेवा इंटरनेशनल जो संस्था है, तो क्या ऐसा भी कोई कार्य आप कर रहे हैं जिसमें इस तरह की जो अप्रोच है उसको आप सपोर्ट सिस्टम में आते हो उसमें? तो सेवा इंटरनेशनल का काम प्रवासी भारतीयों के मदद से भारत में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाना, यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। चूंकि प्रवासी भारतीय भारत के प्रति गर्वान्वित महसूस करते हैं जब ऐसा कुछ होता है, तो बिल्कुल करते हैं। तो उनके लिए ये होने से ही अपने आप भारत में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो हमारी जो रिक्शा रन थी, वो रिक्शा रन काशी से शुरू हुई। अच्छा, क्यों? क्योंकि काशी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। वो ऐसी जगह है जहाँ सारे प्रवासी भारतीय, उनको हम नहीं बुलाते तो भी जाते, तो क्यों ना वहाँ से शुरुआत कर ले। ये भारत के लिए नेचुरल है कि वो कल्चरल रिजर्वेशन जैसे ही होगा, द फीलिंग ऑफ प्राइड अबाउट इंडिया विल इंक्रीज। मैं मान लीजिए आज दिल्ली में रह रहा हूँ, झारखंड से हूँ, अगर झारखंड के बारे में कुछ अच्छा होगा, मैं अपने परिचय में झारखंड पहला शब्द बोलूंगा, या फिर मैं छिपा ले जाऊंगा। वो मेरे परिचय से शुरुआत हो जाती है। तो आज जब
सत्य नडेला भारत आते हैं तो वो प्राउडली बोल पाते हैं मैं इंडियन ओरिजिन से हूँ। ये हम पहले कहाँ सुनते थे। भारत के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में इस तरह का विचार रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अब तो एक माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि शायद कोई समय होता है सरकार ने और खासकर मोदी जी ने जो हमारा एक छुपा हुआ, दबा हुआ एक हमारा प्राइड था, हमारा कल्चर था, उसको रिवाइव करने के लिए जो किया है, ये उसका ही मुझे लगता है आउटकम है कि भारत में नहीं, विदेश में भी जो रहते हैं वो भारत के बारे में अब एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। भारत विकसित राष्ट्र बनता है, इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में, आपकी संस्था या जो आपके साथ सभी जुड़े हैं वो इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा 2047 के उस मिशन के लिए? जी सेवा इंटरनेशनल का जो बेसिक मॉडल है वो कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट का है। हमारी समझ ऐसी है कि भारत कभी भी ऐसा देश नहीं रहा जो सरकारों पर निर्भर रहा है। भारत हमेशा समाज के द्वारा ही चला है। बिल्कुल। हमारी उम्मीद ऐसी है कि जो भारत विकसित भारत होगा 2047 का, वो विकसित भारत समाज के द्वारा संचालित होगा, ना कि सरकार के द्वारा। ठीक। समाज के लोग एक साथ आएंगे, वो अपनी खुद की माध्यम से उस जगह का विकास कर पाएंगे। सरकार उसके लिए सिर्फ इनेबलमेंट का काम करेगा। ठीक। इस पूरे में जो एक व्यक्ति जो एक जमीन पे है, जो कहीं पे मोहल्ले में काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए ये फील करना कि मैं अपने जीवन में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये भाव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जिसको महात्मा गांधी जी ने स्वराज कहा था। कि मैं अपने जीवन में स्वराज की भावना रख पाऊँ कि मेरे जीवन में क्या होगा ये मेरे हाथ में है, ना ही किसी सरकारी बाबू के हाथ में है, ना ही मेरे परिवार के हाथ में है, ना ही मेरे मोहल्ले के हाथ में है। मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊँ ये मेरी क्षमता के आधार पर तय होगा, मेरे अपने जीवन जीने के ढंग के आधार पर तय होगा। ठीक। वो हर व्यक्ति जब वो स्वराज की भावना से जिएगा तो भारत विकसित होगा। ठीक है। जब मैं झारखंड से आता हूँ, झारखंड में गिरिडीह नाम के जिले में खुखरा नाम के गांव के एक व्यक्ति को ये लगे कि मैं चाहे तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे समाज इसके लिए मुझे इसके लिए राइट रिसोर्सेस और राइट चीज़ें प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक। तो मैं विकसित मानूंगा और वो विकसित भारत की परिकल्पना होगी। बहुत सुंदर। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने राम राज्य की परिकल्पना इसी तरह की है कि एक राजा को सिर्फ सबकी सुननी है, प्रजा को ही अपना विकास करना है। क्या बात है, वाह। तो ये जो हमारे कुछ समय पहले जब ये ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, ये अंग्रेजों का जो काल था वो उसमें नहीं थे, तो उससे पहले हमारे गांव-गांव में यही सब चलता था, ऐसे ही सिस्टम को चलाया जाता था। जो राजा थे उनका एक लिमिटेड उसमें इन्वॉल्वमेंट था। मतलब आपदा के टाइम पर कह लो या इंट्रूजन या इन्वेजन्स कह लो, ग्रह में जो दिक्कत परेशानी है उसको उस समय पे इन्वॉल्व होते थे, वरना मंदिर और जो गांव का जो एक सिस्टम था वो स्वराज या एक संगठित था, एजुकेशन, हेल्थ, वो सब खुद चलाते थे। तो वही मुझे लगता है आप उसी को बोल रहे हैं, वही बड़े रूप में अब विकसित राष्ट्र की हमारी परिकल्पना। साधु महाराज जी से मिलना हुआ पिछले वीक। हाँ जी। और वो अंधे थे। अच्छा। और वो सत्संग करने आए थे। उनसे बातचीत में चर्चा में आया, उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो मैंने बताया। तो बातचीत में उन्होंने चलते चलते ऐसी बात कह दी जो मेरे मन में बहुत लंबे समय तक रह जाएगी। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से सरकार को सिर्फ 4 कार्य करने चाहिए। रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्या बात है। इसके अलावा सब कुछ समाज को खुद ही करना पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए एक्चुअली तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी बनाना सरकार का कार्य हो सकता है। और जैसे आप जैसी संस्था जो सेवा इंटरनेशनल और इस तरह की जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, वो प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, वो जन जन तक पहुंचती हैं और बहुत बड़े लेवल पर आप तो कार्य कर ही रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर इस तरह की आप जैसी संस्थाएं, सेवा इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं अगर बढ़ चढ़कर देश का, समाज का, और उस वक्त जब आपदा होती है, ये बहुत बड़ी बात है, वॉर जोन में काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी जगहों पर आपके जो स्वयं सेवक हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं वो पहले पहुंचकर ये कार्य करते हैं, तो ये बहुतों के लिए तो सीख है। ये बात तो देश की छवि बनाती है। ये जो टर्की में हुआ, जो यूक्रेन में हुआ, वहाँ पर जो आपके जो कार्यकर्ता लोग पहले पहुँच करके सेवा में लग गए, इन लोगों ने देश में नहीं विदेशों में भी ये गहरा एक इम्प्रेशन छोड़ा है कि भारत के लोग
सिर्फ बात ही नहीं, इसी तरह से नहीं, बट दूसरे देशों के प्रति भी ऐसी भावना रखते हैं। बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि हमें इसको और बड़ा करना चाहिए। जिस भी तरह से लोग जुड़ सकते हैं वो जुड़ना चाहिए, संगठन को और मजबूत करना चाहिए। और आपको कुछ और इस बारे में कहना है तो बताएं। नहीं, मेरे हिसाब से तो भारत का समय आ चुका है। हाँ। और अगले 15-20 सालों में हम भारत को एक विकसित भारत देखने ही वाले हैं। हमारे सामने सिर्फ एक ही चॉइस है। जैसे क्रिकेट मैच में होता है, एक मैच खेल रहे होते हैं, भारत अपनी सारी कुरीतियों से लड़ रहा है और हमें पता है कि ये मैच हम जीतने वाले हैं। चॉइस सिर्फ एक ही लगती है राजेश जी, या तो हम क्राउड में बैठ के तालियां बजाएं या तो फील्ड पर उतर के मैच खेल रहे हो। दोनों में उत्साह होगा। लेकिन अब समय ये है कि हम फील्ड पर उतर के वो मैच खेल रहे हो, तब जो जीतने का मजा आएगा वो कहीं ज़्यादा होगा। नहीं, देखिए जिस तरह की जागृति आई है, मेरे को बहुत क्लियर है। इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि विकसित जो स्वर्णिम काल से जब हमारा 30-40% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रहा विश्व भर में, और हम एक अलग ही तरह की हमारे स्कल्पचर्स, हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे स्क्रिप्चर सभी तो ये बात कहते हैं, जहाँ जाओ वहीं पर कोई ना कोई मूर्ति, वहीं पर कोई ना कोई। तो ये जो भारत है उसकी जो स्वर्णिम काल की जो वो रही है से लेकर के जो विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना, ये बहुत बड़ी बात हमारे सामने एक टारगेट की तरह से, एक विजन की तरह से रखी गई है। और मुझे लगता है हम सबको जो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी जगह हो, किसी भी प्रांत, देश में, विदेश में हो, सोच से, व्यवहार से, कर्म से साथ में जुटना चाहिए। और 2047 के जो इस लक्ष्य को पाने के लिए सारी ताकत लगा देनी चाहिए। जी बिल्कुल। आज इस पॉडकास्ट में सेवा इंटरनेशनल के डायरेक्टर कुमार शुभम से बहुत बातचीत हुई, बहुत जानकारी मिली। बहुत ही खुशी है कि देश में भी और विदेशों में भी संस्था इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा कार्य कर रही है, जिसको दूर से तो देखा जा सकता था। आज मैंने यहाँ से समझा है। मुझे लगता है कि पॉडकास्ट के माध्यम से ये जो विचार, क्योंकि इसको इकट्ठा करके बताना बहुत ज़रूरी है और बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। आपका ये कार्य अद्भुत है और हमारी आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि भाई ये कार्य और बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आईआईपी के लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल को देखने के लिए आपका बहुत आभार। 108 मोतियों की जो माला हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट हमारे देश को होगा और कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत जल्द पूरा करें। तो लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल को देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने लोगों ने देखा है उतने सब्सक्रिप्शन अभी नहीं आए हैं। और हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, आप किसी ऐसे रिफॉर्मर को, योद्धा को, शख्सियत को, व्यक्तित्व को जानते हो और आप चाहते हो कि वो इस मंच पर आएँ, हमारे साथ डिस्कशन करें, बातचीत करें, पॉडकास्ट में भागीदारी करें, तो हमें ज़रूर बताइए। आपका बहुत आभार शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय दे करके हमें और बहुत कम समय में यहाँ आकर के जो अपना विचार रखा है उसके लिए बहुत आभार जी। आपका धन्यवाद राजेश जी। लेट्स टॉक भारत। थैंक यू। लेट्स टॉक भारत।